हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रॉम इंस्पिरेशन। करंटली आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो ये वीडियो ना एक बायो के स्ट्रैटेजी पे होने वाला है, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी टाइप्स वीडियो फॉर नीट बायोलॉजी। सो सब्जेक्ट आई टुक दिस टाइम बायोलॉजी फर्स्ट, उसके बाद आगे फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होगा वो करेंगे, ठीक है। पहले बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी क्यों, मतलब क्योंकि 360 मार्क्स का होता है एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो बचे हुए हैं 180 मार्क्स के होते हैं। तो इफ़ यू स्कोर्ड वेरी गुड ना इन बायोलॉजी, तो आपको फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर में थोड़ा कम भी हो ना तो चलता है। सो यू हैव टू ऑल्सो डू योर बायोलॉजी स्ट्रांग, ताकि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो मैनेज हो जाता है, ठीक है। और इसमें स्कोर करना वैसे भी एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ना बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई मतलब फॉर्मूले ऐसे रटने नहीं है ना, और कोई अलग से बहुत बड़ा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंसेप्ट लगाने होते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बड़े बड़े कंसेप्ट लगाने। लाइक इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी तो आप कर लोगे इसको आराम से। और कुछ तो उसमें रटन विद्या होती है, मतलब रट लो कुछ चीज़ों को, जैसे कि आप साइंटिस्ट के नाम रटते हैं तो उसमें कौन सी अंडरस्टैंडिंग लगने वाली हो, तो रटना ही है ना। सो जस्ट लर्न दोज थिंग्स, यू कैन ईजिली स्कोर, ठीक है। ओके, सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में एक्चुअली दो सब्जेक्ट्स है, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। मैं खुद की बात करूँ तो आई स्टडीड बॉटनी फ्रॉम यकीन बैच। वहाँ से मैंने जो भी बॉटनी का था सब कुछ पढ़ा था तरुण सर से। या बहुत अच्छे टीचर हैं, आप भी पढ़ सकते हो। एंड यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस अवेलेबल, यू कैन स्टडी फ्रॉम दोज वीडियोस ऑल्सो। और जूलॉजी की बात करूँ, सेम यकीन बैच से मैंने जूलॉजी भी पढ़ा था। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं यकीन बैच में एनरोल थी, ठीक है। सेकेंड अटैम्प्ट में बट मैंने पढ़ा नहीं था वहाँ से थ्योरी वेरी कुछ भी, क्योंकि थ्योरी मेरा ऑलरेडी यकीन बैच से क्लियर था। थोड़ी बहुत जो भी रिवीजन की चीज़ें थी वो मैंने इंस्टीट्यूट से कर ली थी, बट मेनली जो था, जो कंसेप्ट बिल्डिंग था ना, वो सब मेरा यकीन बैच से हुआ था, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, ठीक है, जो भी है सच बता रही हूँ। फर्स्ट टाइम में तो घर से ही किया था मैंने, फर्स्ट भी किया था घर से किया था, तो बस यकीन बैच था। तो सोर्स क्या है बायोलॉजी का, है ना, कौन से सोर्स से पढ़े, कहाँ से पढ़े। सो वन एंड ऑनली एनसीईआरटी। उसके अलावा किसी भी चीज़ पे नहीं जम करना है, कोई मॉड्यूल, कोई इधर उधर की बुकें नहीं पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो। और ये याद रखना है, एनसीईआरटी पढ़ना ना तो नया एडिशन लेना, पुराने वाले एडिशंस नहीं। ये पता चला आदम जमाने के एडिशन से पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन फंस नहीं रहे, आ नहीं रहे, फिर कह रहे हैं एनसीईआरटी से नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एक न्यू एडिशन, मतलब पता चल जाता है ना कौन सा एडिशन है। अगर नहीं भी पता चलता कौन सा एडिशन है तो गो टू द एनसीईआरटी वेबसाइट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चूज द न्यू एडिशन, पुराने एडिशन से मत पढ़ना। और मॉड्यूल की बात रही तो नहीं, आई डिडंट स्टडी एनी मॉड्यूल, टू बी वेरी ट्रू। मैंने कोई मॉड्यूल नहीं पढ़ा था, टाइम भी नहीं था पढ़ने का मेरे पास मॉड्यूल। मैंने एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज किया था, उसी से हुआ था। इवन मेरे मार्क्स जो थे ना, अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी को लेके, तो जो टेस्ट सीरीज होती है तो मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले जो है ना कुछ कुछ बाहर से भी क्वेश्चंस उसमें डाल देते हैं, तो मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। बट मुझे इतना पता था कि ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है। तो मुझे कुछ इतना होता नहीं था कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। मुझे पता था कि एनसीईआरटी से नहीं है। और जो मेन एग्जाम मुझे देना है नीट का, उसमें जो है एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ठीक है, अगर मेरा 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो रहा है ना टेस्ट सीरीज में, तो मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता था उस टाइम, क्योंकि मुझे तो मेन एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना था। ये तो फिर चला ही जाएगा ना टेस्ट सीरीज। ओके, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक तो ले लिया, पढ़ना कैसे उस बुक को, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, रीड लाइन बाय लाइन, डोंट मिस अ सिंगल वर्ड, ठीक है। रीड इट लाइन बाय लाइन। अब लाइन बाय लाइन रीड करना तो कैसे रीड करना है, ठीक है। मतलब अगर कोई एक सेंटेंस है तो उसको पढ़ो, उससे जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ना वो सोचो माइंड में। जैसे कि कोई भी एक लाइन है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वाई, विच, whom, जो भी क्वेश्चन आप उसमें बना सकते हो, उस लाइन से क्वेश्चन बना सकते हो, उस चीज़ को बनाओ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इससे ये, इस लाइन से ये क्वेश्चन पॉसिबल है। और एनसीईआरटी की ना हर एक लाइन डायमंड है, डोंट मिस एनी लाइन, लिटरली डोंट मिस। खुद से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, मतलब एक लाइन पढ़ोगे ना तो ट्राई टू ऐड क्वेश्चंस के वर्ड्स लाइक विच, हु, व्हाट, व्हाई, अपने आप हो जाता है। ऐसे पढ़ना है एनसीईआरटी को, ये नहीं पढ़ना है कि न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग करे जा रहे हैं, बस पढ़ लिया एनसीईआरटी, वो नहीं करना है, ठीक है। हाँ, सारे पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रेम करना, सब कुछ लगाना। ऐसा हो सकता है कि किसी लाइन में हु का आंसर नहीं मिल रहा हो, ठीक है, वाई का आंसर मिल रहा है ना, तो सारे क्वेश्चंस के वर्ड लगा के देखना
किस किस के आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जो बुक्स में डायग्राम्स दिए होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने ही आने, डायग्राम्स तो आएंगे ही आएंगे, या तो जूलॉजी में आएंगे, बॉटनी में आएंगे, दोनों में भी आ सकते हैं, तो वो तो आने ही, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक डायग्राम में आप एक अच्छी चीज़ कर सकते हो कि सीक्वेंस, मतलब लेबलिंग होती है जो डायग्राम की, उसमें आप 1 2 3 4 लिख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस चीज़ के बाद ये आ रहा है। जिसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, तो किस चीज़ के बाद कौन सा चीज़ आ रहा है, कि वास्ट डिफरेंस है, तो उसके बाद क्या आ रहा है, तो उसको आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4, ऐसे याद करने में ईजी होता है। और इस चीज़ से ना मतलब डायग्राम से लेके भी वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं कि टेल द सीक्वेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे कैसे आता है, एरो दे दे के। तो जब वो सीक्वेंस ऐसे याद होगा ना डायग्राम वाले, तो वो सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। एंड हाँ, जो सबसे ज़्यादा नीट एस्पायरेंट्स छोड़ते हैं एनसीईआरटी बुक में, वो होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। मतलब कि इतने लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक दिया हुआ है नंबर 250 कंपार्टमेंट्स है या ऐसा है, वो नंबर्स याद करने हैं। वो वहाँ पे 250 252 251 दे देंगे ऑप्शन में। अब सब पास पास में किस पे टिक करोगे, तो वो एनसीईआरटी बुक को ही रेफर करते हैं ना चेक करने वाले। तो आपको एनसीईआरटी बुक के भी न्यूमेरिकल वैल्यूज तो होते हैं ना, वो सब कुछ याद होना चाहिए। डोंट मिस एनीथिंग प्लीज। एंड समरी, हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी दिया होता है, उस समरी को भी अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं करना है कि समरी छोड़ देना है, क्योंकि बुक का चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब समरी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। समरी में भी कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, पढ़ के देखना, ठीक है। उसमें कुछ अलग से ऐसा मिल जाएगा जो कि टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स में नहीं दिया है, तो समरी को भी स्किप नहीं करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा छोटा ही समरी, आराम से पढ़ लोगे। और एक यूनिट के स्टार्टिंग में भी दिया होता है, लाइक यूनिट का जो इसेंस होता है ना, स्टार्टिंग में एक दिया होता है, उसको भी पढ़ना है, उसको भी नहीं छोड़ना। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए आप ये कर सकते हो ना कि सारे न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू हैं उसको पढ़ते टाइम में, मतलब जब आप रीड कर रहे हो ना बुक को, जब टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो, उस टाइम में एक पेज लेके बैठो, उस पेज में जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं उन सबको लिख लो, ठीक है, जस्ट राइट। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार अगर उसको आप देख के जाओगे ना, तो आपके दिमाग में वो रहेगा कि हाँ इस चीज़ का ये वैल्यू था, और जब क्वेश्चन सामने आएगा ना तो क्लिक करेगा माइंड में जल्दी से। तो आप उस समय आपको ये डाउट नहीं होगा कि इसका ये था कि ये था, कहाँ था, ऐसा कुछ नहीं होगा। डायरेक्टली आप के माइंड में क्लिक करेगा एंड यू स्टिक आउट, ठीक है। तो ये करना न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्योंकि बहुत लास्ट तक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिए हुए हैं। तो अब इसका ये था कि उसका ये था, पता नहीं किसका क्या था, तो कर लेना ये अच्छा है, काम आता है। और मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई मेड नोट्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नोट्स बनाए थे, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं क्यों बनाए थे नोट्स, बट बनाए थे मैंने नोट्स। काम नहीं है, इसलिए कह रही हूँ कि सेकेंड टाइम में मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही नोट्स थी मेरी, वही सब कुछ था। मतलब उससे छोटा मैं क्या ही बनाऊँ, आना उसी से है ना, उसी को बार बार पढ़ लेती थी। उसी को आप भी पढ़ सकते हो, मतलब अगर आपके पास नोट्स है ना, ठीक है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ नोट्स, बट मुझे नोट्स सूट नहीं करता, तो मैं बुक से ही पढ़ लेती हूँ। टू बी वेरी ट्रू, आई रेड तो 35 टाइम्स के आसपास, मुझसे ज़्यादा ही पढ़ा था मैंने, बहुत पढ़ा था एनसीईआरटी बुक को। मेरी बुक पूरी फट चुकी थी। लास्ट टाइम पे मैं पेज ऐसे ऐसे करती थी, उसके लगता था कि पेज निकल जाने वाला है। इवन निकल भी चुके थे बहुत सारे पेजेस, उससे आधे आधे फट गए थे। मैं इतनी पढ़ी थी एनसीईआरटी बुक को। सो रीड एनसीईआरटी बुक, उसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली ट्राई टू, इसको इतना मार्क्स से कोई कॉलेज अलॉट हो, ठीक है। तो ट्राई टू रीड दोज थिंग ना, जैसे कि इतना तो श्योरिटी हो जाए कि दैट यू विल गेट टू 1 कॉलेज एटलीस्ट इन दिस ईयर। पहला फोकस उस पर करना है, ठीक है। और हाँ, मैंने एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन भी नहीं पढ़ी थी, नॉट अ सिंगल लाइन। डोंट स्टडी, इफ़ यू हैव मोर टाइम तो पढ़ो, टाइम नहीं है अभी तो 7 मंथ्स ही बचे हैं ना। आई डोंट थिंक सो अभी टाइम है इतने आपके पास कि आप बाहर की भी चीज़ें पढ़ो। एनसीईआरटी बुक पढ़ो सिर्फ, और ट्राई टू रीड एटलीस्ट 2 चैप्टर्स पर डे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक जूलॉजी पढ़ लो, एक जूलॉजी का चैप्टर पढ़ लो, एक बॉटनी का चैप्टर पढ़ लो, तो जो आपको ठीक लगे। मतलब चाहो 2 चैप्टर जूलॉजी पढ़ लो, 2 बॉटनी के पढ़ लो। बट मेरा ऐसा था कि मैं 1 चैप्टर जूलॉजी का पढ़ती थी, 1 बॉटनी का। अब उसके बाद ही मेरे पास टाइम बच रहा है, तो फिर मैं किसी और चैप्टर को पढ़ लेती थी, जैसे कि एक जूलॉजी का और पढ़ लिया, फिर एक बॉटनी का एक और पढ़ लिया, ऐसा करते थे। बट एटलीस्ट 2 चैप्टर्स तो पर डे पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिल्कुल। ऐसे पढ़ने से क्या होगा ना कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और लास्ट टाइम पे क्या होगा कि यू विल टेक वेरी लेस टाइम टू कवर 1 चैप्टर, क्योंकि पढ़ के तो सब जाना है एग्जाम के टाइम पे, अभी कितना भी पढ़ लो। नाउ हाँ, अगर कुछ याद नहीं रह रहा है पढ़ते टाइम, ठीक है, पढ़ो, याद नहीं हो रहा है,
कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पेलिंग्स पे भी ध्यान देना, ठीक है। स्पेलिंग्स भी अच्छे से आनी चाहिए, स्पेलिंग से भी कंफ्यूज कर देते हैं वो। तो लिख लिख के याद कर लेना, नहीं याद हो रहा है तो पेज लेके बैठना, बुक लेके नहीं बैठना है, आराम से पेज लेके ही बैठना, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए लेके बैठना। और एक पे क्या करना कि जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उनको 5-6 बार लिखना। 5-6 बार में भी अगर याद नहीं हो रही है ना तो उसको एक जगह रख देना, 1-2 घंटे बाद फिर से लिखना, हो जाएगी याद। 3-4 बार पढ़ोगे, 3-4 बार लिखोगे तो आराम से याद आ जाएगी। व्हाट टू सॉल्व, मैंने कोई मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हाट आई डिड कि मैं 3 बैच से पढ़ती थी, तो वो पढ़ने के बाद वो डीपीपी प्रोवाइड करते थे। सो आई सॉल्व द डीपीपी, मैंने एक भी डीपीपी नहीं छोड़ी और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा डीपीपी का, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने, ठीक है। तो यू ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड टाइम में व्हाट आई डिड कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट की बात थी कि आई सॉल्व डीपीपी। सेकेंड टाइम में मैंने क्या किया था कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में इनरोल थी ना, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे टीचर थे जो कि स्टूडेंट्स को चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते थे। मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे वो हमें दे दिया करते थे कि एक चैप्टर खत्म हुआ, या फिर आप जाके उनसे मांग सकते हो कि वी वांट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, तो वो प्रोवाइड कर देते थे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, तो हम उसे सॉल्व कर देते थे। पहले मॉड्यूल नहीं सॉल्व करते थे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उसके बाद हाँ, अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिल रहे और आप इससे अगर इंस्टीट्यूट में इनरोल नहीं हो, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा पा रहा आपको चैप्टर वाइज, तो मैंने और एक काम किया था ना कि मैंने विपिन शर्मा सर के वीडियोस, क्वेश्चन सीरीज का एक वीडियो से, उस वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मतलब बहुत बार सॉल्व किए थे, बहुत बार। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ती थी ना, मैं उसके बाद वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करती थी उनकी क्वेश्चन सीरीज से। हर बार, जितनी बार मैंने चैप्टर पढ़े, मैंने 30 बार चैप्टर पढ़े, मैंने 30 बार सॉल्व किए, ठीक है। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, सच्ची बता रही हूँ, मैंने विपिन सर के क्वेश्चन सीरीज से सॉल्व किए हैं। और उसमें एक ऐसा स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई किया था कि जब मैं सॉल्व करती थी ना तो मेरे पास मेरी एनसीईआरटी की बुक रहती थी, क्योंकि मैंने वो चैप्टर अभी भी पढ़ा है और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कर देती हूँ उसमें अगर मुझे कोई डाउट आ रहा होता था या फिर कोई कन्फ्यूजन आ रहा होता था कि ये जो है इसका ये आंसर होगा या फिर नहीं होगा, बुक में क्या दिया हुआ है, तो मैं उस टाइम ही तुरंत देख लेती थी, ताकि वो दिमाग में ना रिटेन रह जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ था या क्वेश्चन में डाउट था, तो मैंने तुरंत देखा था तो इसका आंसर क्या दिखा था। सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू। देन PYQs वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs तो नीट है, PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं, पर जब आप क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर लोगे ना तो PYQs मोस्टली सॉल्व हो ही जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज में जो हर एक लाइन से क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, हर एक लाइन से क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किए हैं। तो PYQs में क्या करना होता है, कहाँ से PYQs मिलेंगे, देखो बहुत सारे ऐप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है PYQs के लिए। सर्च करोगे ना नीट PYQs तो सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो PYQs के। या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं PYQs ऑफ दिस चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर्स के PYQs है, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। या फिर मॉड्यूल जो होता है ना, मॉड्यूल में सेक्शन दिया होता है PYQs का, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। और चौथा है कि आप कोई भी बुक आप ले सकते हो अलग से PYQs के लिए, जैसे कि ओसवाल की भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं फॉर PYQs, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई और भी बुक ले सकते हो। तो PYQs से आपको जो बुक अच्छी लगे ना यू कैन टेक। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो होता है ना, एक तो असर्शन रीजन आता है, ठीक है, दूसरा जो होता है मैचिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, तीसरा होता है कि मोर देन वन ऑप्शन कैसे करना, तो एक ही OMR सीट करना, तो OMR शीट में एक ही को सर्कल है ना, तो एक्चुअली वो स्टेटमेंट्स लिख देंगे, ठीक है, ABCD, फिर नीचे ऑप्शंस में दे देंगे A and B, ऑल ऑफ दीज ऐसा दे देंगे, तो वो मोर देन वन ऑप्शन सही हो जाता है। मतलब ABCD में से कौन सा होगा आपको चूज करना होगा, फिर नीचे लिखा होगा A and B ऑल ऑफ दीज करके, तो उसमें से टिक आउट करना होता है। और फिर एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आता है, मतलब सिंगल और स्टेटमेंट रहेगा और नीचे ऑप्शंस लिखे होंगे, तो उसमें आपको टिक करना होगा, वो होगा सिंगल चॉइस। ये मेनली ये 4 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रीड एवरी ऑप्शन। पहला ऑप्शन देख के सही लग रहा है तो टिक आउट नहीं करना है, रीड एवरी ऑप्शन। हो सकता है नीचे उससे ज़्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर दिया, क्योंकि नीट में ऐसा होता है कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को रियल आंसर बताते हैं, तो पूरा पढ़ना सारे ऑप्शंस, तुक्के मत मारना, ठीक। और कोशिश करना जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो OMR शीट का यूज करने का, मतलब अगर चैप्टर वाइज कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यूज OMR शीट। मैंने यूज किया था OMR शीट, मैंने सारे क्वेश्चन OMR शीट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सारे क्वेश्चन जो होते हैं OMR शीट पे, जो OMR शीट है उस पर ही सॉल्व किया था।
मतलब चैप्टर वाइज भी। इसीलिए यूज मत, आदत हो जाएगी ना मतलब सॉल्व करने की, तो एग्जाम के टाइम पे उतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, इसीलिए। और एनालाइज जरूर करना है टेस्ट को, आफ्टर गिविंग टेस्ट या आफ्टर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, एनालाइज इट कि गलती कहाँ पे हो रही है और किस टाइप की मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं। बहुत कुछ पता चल जाता है कि हाँ ये गलतियाँ हो रही है। और उस गलतियों को क्या करना ना कि एक छोटी सी डायरी रखना, उस डायरी में लिख लेना कि ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो जब आप दूसरा टेस्ट अटैम्प्ट करें या दूसरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाओगे तो उस डायरी को एक बार पढ़ लेना कि ये गलतियाँ की थी, ये गलतियाँ दोबारा नहीं रिपीट होनी चाहिए। अगर फिर भी हो जाती हैं कोई बात नहीं, फिर से दोबारा लिख लेना उस डायरी पे और फिर पढ़ते जाना, धीरे धीरे कम हो जाएगी सारी गलतियाँ। ट्राई करना, अच्छी है। और ऐसा पढ़ना ना, मतलब इस तरीके से पढ़ना है, मैंने बोला ना न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करनी है, ढंग से पढ़ना है। ऐसा पढ़ना कि जब लास्ट टाइम पे आपके पास 1 वीक बचे ना, 1 वीक में आपको बायोलॉजी की सारे चैप्टर्स एक बार रिवाइज जरूर करना है, एटलीस्ट 1 टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, अच्छे से पढ़ोगे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। मैंने 1 वीक के अंदर पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों का एक एक चैप्टर रिवाइज किया था। ठीक है, बताऊंगी फिर केमिस्ट्री में क्या किया था। बायोलॉजी में तो मैंने NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ी थी, मतलब एक ही बार पढ़ा था, बट पढ़ा था तो वो याद रह गया था कि हाँ इसका इस बुक में इस पेज पे ये लाइन ऐसे लिखी हुई है, वो अपने आप याद हो जाता है। तो एग्जाम जब आप दोगे ना, जब क्वेश्चन देखोगे ना, तुरंत आपके दिमाग में उसका आंसर क्लिक कर जाता है। और इससे बिना देखे जाओगे तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है, उतना टाइम रहता नहीं नीट में सोचने के लिए कि अब उस टाइम बैठ के इसका आंसर क्या था, इतना टाइम नहीं रहता है। टू वेरी ट्रू। सो ट्राई टू रीड एवरी चैप्टर कुछ इस तरीके से कि लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। और फिर अब क्या पढ़ो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। If you like this video, then please like, share and subscribe.